मम्मी, मैंने हमेशा तुम्हारी बात मानी है। तुम मेरी एक छोटी सी बात नहीं मान सकती? बात खत्म करती नेहा की आंखें भर आई थी। कौन सी बात मान लूं नेहा? अभय से शादी करेगी, यही ना? सुरेखा का स्वर तेज हो गया था। आप उससे मिलकर तो देखो। अगर उससे मिलकर आप मना कर दोगी तो मंजूर है, पर बिना देखे, बिना मिले ही किसी को रिजेक्ट कर देना, देखना ही क्या है? मिस्टर अभय कोई काम तो करते नहीं, तुम्हारी कमाई पर ऐश करने के सपने देख रहे हैं। बाद में बहुत पछताओगी, कह देती हूँ। ये बातें कल्पना में ही अच्छी लगती है, असल जिंदगी में आदर्श काम नहीं आते। उसमें क्या कमी है मम्मी, जो मेरी कमाई चाहेगा? है ही क्या उसमें? हमेशा से वह मेधावी छात्र रहा है, किसी भी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बन सकता है। तुम नहीं जानती वह कितना महत्वाकांक्षी है, इसीलिए सारी महत्वाकांक्षाएं धरी की धरी रह जाती हैं। अर्थशास्त्र में पीएचडी ही है, तुम डॉक्टर हो, और वह क्या है? उसका पेपर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रस्तुत किया जा रहा है। अगले महीने ही वह अमेरिका जा रहा है। मेरा कौन सा पेपर कहीं पढ़ा गया है मम्मी? ऐसे ही 30 मार्क थे तो किसी और काम में न लग जाते? बेकार चप्पल ना घिस रहे होते। सुरेखा के स्वर में व्यंग बज रहा था। ओ मम्मी, तुमसे बहस करना बेकार है, पर एक बात अच्छी तरह सुन लो। मैं सिर्फ अभय से ही शादी करूंगी, और किसी के लिए तुम्हारी कोशिश बेकार है। तेजी से अपनी बात कह नेहा कमरे से बाहर चली गई थी। बेटी की पीठ देखती सुरेखा जल गई थी। इतने प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया, और आज वही बेटी तमाचा सा मार चली गई। जब से नेहा ने अभय के साथ अपनी शादी का ऐलान किया है, माँ बेटी के बीच शीत युद्ध चल रहा है। नीरज से नेहा का निर्णय बताने का मतलब घोर अशांति को बुलावा देना था। गुस्से में नीरज उल्टा सीधा ना जाने क्या कर बैठे। नेहा को लाड़ प्यार करते देख वो कितना नाराज होते थे। नेहा तो जैसे उसी की बेटी है। मेडिकल कॉलेज की होनहार छात्रा, नेहा से सबको क्या क्या उम्मीदें थी। हर अपेक्षा में वह खरी भी उतरी। एमबीबीएस परीक्षा में सर्वोच्च नंबर, दो दो गोल्ड मेडल पा उसने सबका सिर गर्व से ऊंचा कर दिया था। सब उसे सराहते न थकते। त्रिपाठी जी की तो एक ही बेटी 1000 बेटों के बराबर है। बड़े खुशकिस्मत माँ बाप हैं। उन बातों को सुनती सुरेखा गर्व से फूल उठती। स्वयं पढ़ाई में तेज होने के बावजूद सुरेखा को पढ़ाई अधूरी ही छोड़नी पड़ी थी। कितना मन था कि वो प्रोफेसर बनती, पर उस जमाने में माँ बाप की इच्छा ही सर्वोपरि होती थी। नेहा के जन्म के समय भी उसे कम अपमान नहीं झेलना पड़ा था। लड़की जन्मी है, सुनते ही सास मिठाई के डिब्बे सहित पोती का मुंह देखे बिना ही वापस लौट गई थी। सुरेखा ने बेटी को सीने से लगा तभी संकल्प ले लिया था कि मैं अपनी बेटी को इस लायक ज़रूर बनाऊंगी जिससे उसका कुल खानदान गौरव पा सके। जैसे जैसे नेहा बड़ी होती गई, सुरेखा को ताकत मिलती गई। हर एग्ज़ाम में सबसे अच्छे नंबर ला वो माँ का गर्व बढ़ाती गई। नीरज ने बेटी की पढ़ाई के प्रति कभी उत्साह नहीं दिखाया। अंततः लड़की तो घर की चाकरी ही करनी पड़ती है, बेटा होता तो बात और होती। नीरज की इस मानसिकता को बदल पाना आसान नहीं था। फिर भी नेहा की पढ़ाई में नीरज ने ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं की थी। सुरेखा उतने से ही संतुष्ट थी। सासू माँ जब तक जीवित रही ठंडी सांस भरती, एक ही बात दोहराती रही। एक बेटा हो जाता तो नीरज को कुल का वंश मिल जाता था। नेहा दादी की बात से चिढ़ जाती। आपकी सेवा तीमारदारी पोते से ज़्यादा अच्छी तरह करूँगी दादी। मुझसे पापा का वंश क्यों नहीं चलेगा, बताइए जरा। नेहा पर गुस्से से नज़र डालती सासू माँ पोते की आस लिए ही स्वर्ग सिधार गईं। नेहा को जब मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिला तो सुरेखा का दिल झूम उठा। नीरज ने उसकी खुशी पर चेतावनी दे डाली थी। अभी तो नेहा को डॉक्टर बनाने की खुशी में पागल हो, पर जब इसके लायक अच्छा वर नहीं मिलेगा तब इसी पढ़ाई पर पछताओगी। क्यों, क्या कमी है हमारी नेहा में? इसके लिए हीरे सा दामाद ढूंढूंगी। अपनी बिरादरी में पढ़े लिखे लड़के होते ही कितने हैं। तुम तो नसीब वाली थी जो मैं मिल गया, वरना किसी गुड़ के व्यापारी के पल्ले बांधी जाती। नीरज की उस बात में सच जरूर छिपा था। दुनिया इतने आगे बढ़ गई है,
पर उनकी बिरादरी वालों में आज भी रुपया कमाना ही जरूरी बात समझी जाती थी। पढ़ाई लिखाई की जगह बड़े होते लड़के पिता के साथ व्यापार संभालने में जुट जाते। नीरज की बिजनेस माइंड में उसकी खानदानी बिजनेस का बहुत बड़ा योगदान था। नेहा ने सुरेखा को कभी निराश नहीं किया। जैसे जैसे वह उम्र और पढ़ाई की सीढ़ियां चढ़ती गई, सुरेखा के सपने बड़े होते गए। इतनी योग्य बेटी के लिए दामाद उससे ज़्यादा शिक्षित और बुद्धिमान होना चाहिए। सुपात्रों की लिस्ट काटती छाटती सुरेखा नाराज हो योग्य लड़कों का सचमुच अकाल ही पड़ गया था। वैसे भी नेहा ने साफ साफ कह दिया था, पढ़ाई पूरी किए बिना उसे शादी नहीं करनी है। बहुत ढूंढने पर भी सुरेखा बेटी के लिए मनचाहा वर नहीं पा सकी थी। बहुमुखी प्रतिभा वाली बेटी के लिए भगवान ने सर्वगुण संपन्न लड़का शायद ही बनाया था। मन ही मन सुरेखा भगवान पर नाराज होती, उलाहना देती, पर मनचाहा दामाद नहीं मिल सका। एमबीबीएस के बाद नेहा ने एमडी भी कर लिया। अब वह सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए लंदन जा रही थी। बेटी की सफलता पर जहां लोग बधाई देते, वहीं सुरेखा का मन रो उठता। 28 साल की बिन ब्याही बेटी को अकेले विदेश भेजते उसका मन कचोट रहा था। नीरज ने नेहा से बात करनी छोड़ रखी थी, पर नेहा लंदन जाने की जिद ठाने बैठी थी। सुरेखा बार बार पछताती, काश नेहा की शादी ठीक वक्त पर कर देती। वर्षों के संस्कारों को समूल उखाड़ फेंकना क्या संभव होता है? शुरू में अच्छे अच्छे लड़के उनकी नज़र नहीं चढ़ते थे और अब लड़कों की उम्र नेहा से कम निकलने लगी थी। पिछले दिनों नेहा किसी सेमिनार में पुणे गई थी। दूर के रिश्तेदार के घर 15-20 दिनों के प्रवास में ही उसकी मुलाकात अभय से हुई थी। अभय पुणे यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र विषय में शोध कार्य कर रहा था। दूर के जिन रिश्तेदार के यहाँ नेहा ठहरी थी, उन्हीं का वह परिचित था। ना जाने उन दोनों के बीच क्या पला पनपा कि नेहा ने घर आते ही अभय के साथ अपनी शादी का ऐलान कर दिया। सुरेखा तो आसमान से नीचे आ गिरी थी। कुछ देर तो उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली। क्या सपने देखे थे, क्या मिला? लड़की का दिमाग जरूर फिर गया है, वरना स्वयं डॉक्टर होते हुए एक अर्थशास्त्र पढ़ने वाले से शादी करेगी। बचपन से सुरेखा ने देखा था उसके पिताजी सरकारी नौकरी में थे, इसलिए घर में प्राइवेट नौकरी वालों, शिक्षकों आदि को हिकारत की नज़र से देखा करते थे। सुरेखा के पिताजी का बस चलता तो नेहा की शादी भी किसी बड़े आईएएस अफसर से कर देते, पर नेहा अड़ गई थी। सुरेखा से साफ साफ कह दिया था, अगर शादी ही करनी थी तो डॉक्टर क्यों बनाया? बीए एमए के बाद शादी कर देती। मैं अपना करियर नहीं बिगाड़ सकती। नेहा की जिद के आगे उसे झुकना ही पड़ता था। आज सुरेखा उस घड़ी को कोस रही थी जब नेहा पुणे गई थी। बिना खाना खाए नेहा ने अपना कमरा बंद कर लिया था। सुरेखा के लाख अनुनय के उत्तर में सिर दर्द का बहाना किए पड़ी नेहा बाहर नहीं आई थी। बेटी की जिद पर सुरेखा को चाहे कितना भी गुस्सा आया हो, पर भूखी पड़ी नेहा के लिए उसका मातृत्व हाहाकार कर रहा था। सोने का बहाना किए पड़ी सुरेखा के आगे उसका पूरा अतीत उमड़ घुमड़ रहा था। उस रूप में 30 वर्ष पूर्व की सुरेखा अपने आप को साफ देख पा रही थी। काश वह भी नेहा सी हिम्मती होती। इकलौती दुलारी बेटी सुरेखा के लिए राजा नल जैसा वर खोज लाने के लिए उसके माँ पिताजी कृत संकल्प थे। उतनी सुंदर गुणवती बेटी के लिए लड़के की क्या कमी थी? पिताजी स्वयं सरकारी नौकरी में थे। बड़े भैया बीए के बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे। उन्हीं दिनों सुरेखा की सहेली छाया का बड़ा भाई राजीव इंदौर से आर्ट की कोई बड़ी डिग्री लेकर घर वापस आया था। राजीव की पर्सनैलिटी ही उसके कलाकार का परिचायक थी। लंबा कद, बड़े बड़े घुंघराले बाल, सपनीली आंखों के साथ उसका गोरा रंग किसी ग्रीक देवता का भ्रम देते थे। बड़े उत्साह से छाया ने सुरेखा का परिचय अपने भाई राजीव से कराया था। भैया, ये सुरेखा है, बहुत बड़ी कवियत्री है। रियली? उसके कहने के ढंग से पता नहीं अविश्वास था या प्रशंसा। छाया नाराज हो उठी थी। तुम्हें विश्वास नहीं? ठहरो, अभी दिखाती हूँ। अपनी बात सिद्ध करने के लिए छाया वो मैगजीन ढूंढने लगी
जिसमें पिछले महीने ही सुरेखा की कविता छपी थी। छाया के जाते ही राजीव ने हल्के स्वर में कहा था, आप तो स्वयं कविता हैं, आप पर तो कविताएं लिखी जानी चाहिए। राजीव की कही उस बात पर सुरेखा का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। थोड़ी देर बाद छाया हाथ में मैगजीन थामे वापस आई थी। ये देखो, तुम नहीं मान रहे थे ना, पढ़ो, ये इसी की कविता है। इतनी स्तरीय मैगजीन में यूं ही कविता नहीं छप जाती। मैंने कब नहीं कहा, ये तो ऊपर से नीचे तक कवितामयी है। भैया तुम फिर मजाक कर रहे हो। नहीं, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। आगे कुछ न कहे उसने मैगजीन में आंखें गड़ा दी थी। उस रात सुरेखा सो नहीं सकी थी। राजीव के शब्द बार बार उसे गुदगुदा जाते। उस दिन के बाद से सुरेखा और छाया की बैठकों में राजीव हमेशा शामिल होता। उसकी बातें इतनी रोचक होती कि सुरेखा को घर लौटने में हमेशा देर हो जाती। घर तक पहुंचाने राजीव ही आया करता। घर पहुंचकर भी सुरेखा राजीव के पास लौटने को व्याकुल रहने लगी थी। माँ ने 2 दिनों के लिए नानी के घर जाने का कार्यक्रम बना रखा था। नानी के घर जाना सुरेखा को हमेशा से बहुत अच्छा लगता था, पर उस दिन वहाँ जाना उसे खल रहा था। 3 दिन बाद उतावली सी सुरेखा छाया के घर पहुंची थी। पहुंचते ही छाया ने उसके हाथ में एक तस्वीर थमा दी थी। पहचान, ये किसकी तस्वीर है? गौर से देखने के बाद भी सुरेखा उस प्रतिमा को पहचान नहीं सकी थी। मैं इसे नहीं पहचानती। नहीं पहचान पाई? अरे, ये तेरी उसी कविता की विरहणी है। मेरी कविता? वही जो भैया को दिखाई थी। ओह, मैं समझी किसी परिचित की है, इसीलिए। वाह, इससे ज़्यादा तेरा परिचित और कौन होगा। ये तो मेरी अपनी प्रतिमा है। सच बहुत सुंदर भाव विभक्ति है। इसके चेहरे की पीड़ा में मेरी कविता साकार है। सुरेखा उस तस्वीर पर मुग्ध हो गई थी। तेरी कविता की बड़ी तारीफ कर रहे थे भैया। कह रहे थे कि वे तेरी कविता की पुस्तक छपवाएंगे। एक पन्ने पर कविता को साकार करता उनका तस्वीर रहेगा और दूसरे पन्ने पर तेरी कविता। जोड़ी खूब जमेगी ना? धत, शैतानी से कह गई छाया की बात पर सुरेखा रोमांचित हो उठी थी। भैया इंटरव्यू देने मुंबई गए हैं। जाते जाते कह गए हैं तेरी कविताएं इकट्ठी कर रखूं। सारी कविताएं खोज कर निकाल दे सुरेखा, वरना उनकी डांट खाऊंगी। मेरी कविताएं इस लायक नहीं कि किताब छपवाऊं। उन्हें मेरा धन्यवाद दे देना। ये सब खुद ही कह देना। 2 दिन बाद ही तो आ रहे हैं। वो 2 दिन सुरेखा ने बेहद बेचैनी में काटे थे। तीसरे दिन ही छाया के घर पहुंच गई थी। दरवाज़ा राजीव ने ही खोला था। आइए, आप ही का इंतज़ार था। जी मेरा? हाँ, आपको गुड न्यूज़ जो देनी थी। कौन सी गुड न्यूज़? यही कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। अब तो मिठाई मिलेगी ना? वाह, सिलेक्शन आपका हुआ, मिठाई मैं खिलाऊं? अपनों की सफलता पर मिठाई नहीं खिलाई जाती। सुरेखा गहरी नज़र से उसे देखता राजीव हल्के हल्के मुस्कुरा रहा था। ठीक है, परसों मेरा जन्मदिन है, आप आइएगा। जी भरकर मिठाई खिलाऊंगी। उसके लिए तो मेरी बधाइयाँ ही मिलेगी। परसों ही मुझे ज्वाइन करना है। आपकी मिठाई उधार रही, पर आज मेरी ओर से खाइए। वह दिन हंसी मजाक में बहुत अच्छा गुजर गया था। सुरेखा का घर वापस लौटने का मन ही नहीं कर रहा था, पर माँ ने आते आते जल्दी लौटने की चेतावनी दी थी। वापस लौटती सुरेखा ने उसे छेड़ा था। मेरी मिठाई उधार रही। वैसे आपकी प्रेजेंट भी उधार है ना? आप जिस चीज़ की चाह करें हमेशा पाती रहें। कहकर तो देखिए, क्या चाहिए? उन शब्दों में राजीव बहुत कुछ कह गया था। वह जो चाहेगी मिलेगा। इतने दिनों में सुरेखा इतना तो जरूर समझ गई थी कि राजीव का साथ उसे बहुत अच्छा लगता है। अगर वह चाहे तो जिंदगी भर उसे राजीव का साथ मिले। तो क्या ये इच्छा भी पूरी होगी? अपनी इच्छा पर लजा सुरेखा ने अपनी हथेलियों में मुंह छिपा लिया। सुरेखा के जन्मदिन पर छाया ने उसका फुल साइज तस्वीर तोहफे में दिया था। तस्वीर इतना सजीव था कि मानो सुरेखा को सामने बैठा आर्टिस्ट ने तस्वीर बनाई हो। तस्वीर देखते ही पिताजी के माथे पर गुस्से की लकीरें उभर आई थी। बड़े भैया चुप रह गए थे और सुरेखा अभिभूत थी। कब कैसे राजीव ने उसका यह तस्वीर बनाया था, मन में गुदगुदी सी उठी थी। रात में पिताजी ने गंभीर आवाज़ में पूछा था, अपनी तस्वीर बनाने के लिए किसकी परमिशन ली थी?
कितनी सिटिंग्स दी थी? मैंने किसी को सिटिंग नहीं दी थी पिताजी, मुझे खुद नहीं पता कैसे। झूठ बोलते शर्म नहीं आती? अगर खुद सामने बैठकर तस्वीर नहीं बनवाई तो अपनी फ़ोटो दी होगी। मैंने किसी को कोई फ़ोटो नहीं दी। सुरेखा रोने रोने को हो आई थी। मैं नहीं मानता कमला, कल से ये लड़की कहीं बाहर नहीं जाएगी। इसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो पूरे खानदान की नाक कट जाएगी। इसे समझा दो, उस निकम्मे आर्टिस्ट से हमें कोई रिश्ता नहीं करना है, वरना। सुरेखा लाख रोई, मिन्नतें की, पर उसे घर की चार दीवारी से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं मिली। छाया मिलने आई थी। सुरेखा उससे लिपटकर खूब रोई थी। पूरी बात सुन छाया गंभीर होकर बोली थी, भैया से विवाह करेगी सुरेखा? अभी भले ही वह कुछ नहीं है, पर एक दिन वह नामी आर्टिस्ट बनेंगे। तुझे बहुत पसंद करते हैं वे। नहीं नहीं, ये कभी संभव नहीं है छाया। पिताजी को तू नहीं जानती, वो कभी तैयार नहीं होंगे। तेरी अपनी मर्जी कुछ नहीं है? सोच कर देख, भैया के साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी जिएगी और तुझे वो सारी खुशियाँ दे सकते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ज़िंदगी जीने के लिए बचूंगी तब ना। कोशिश तो कर। देख भैया तेरे लिए बहुत परेशान हैं। तेरी तस्वीर दे और तुझे सरप्राइज़ देना चाहते थे। वे नहीं जानते थे कि उनका यह सरप्राइज़ तेरे इतने बड़े दुख का कारण बन जाएगा। अपने को बेहद अपराधी मान रहे हैं वे। इसमें उनकी क्या गलती है छाया? मेरी तस्वीर बना, उन्होंने तो मुझे सम्मान दिया है। जीवन भर इस तोहफे को याद रखूंगी। उनसे कहना वे मेरे लिए परेशान ना हो, बस यही विनती है उनसे। छाया के कंधे पर सिर रख सुरेखा रो पड़ी थी। जल्दी ही पिताजी ने सुरेखा की शादी तय कर दी थी। पढ़ाई छुड़ाई जाने के विरोध में सुरेखा ने रो रो कर घर भर दिया था, पर उसकी एक न चली। अमीर व्यापारी परिवार में जन्मे नीरज का चयन पुलिस अधिकारी के रूप में हो चुका था। पुलिस के दबदबे से पिताजी हमेशा प्रभावित रहे। विवाह के समय सुरेखा फूट फूट कर रोई थी। प्रोफेसर बनने के उसके सपने छिन्न भिन्न हो गए थे। ससुराल में धन की कमी नहीं थी। व्यापारी ससुर ने वैध अवैध सभी तरह से धन जमा किया था। पुलिस को पैसा खिलाते अपने बेटे को पुलिस की नौकरी में भेजने की प्रेरणा उन्हें इसी बात से मिली थी। नीरज ने उनका सपना पूरा कर पिता का कर्ज चुकाया था। नीरज ने भी अपने पिता की व्यावहारिक बुद्धि पाई थी। उसके लिए धन ही सब सुखों का मूल था। भावुकता के लिए उसके मन में कोई जगह नहीं थी। कभी अतरंग क्षणों में भी उसकी व्यावसायिक बुद्धि सुरेखा को तिलमिला देती। तब उस समय राजीव की भाव प्रणव हंसती आंखें, जिनमें सुरेखा के लिए ढेर सारी चाहत, ढेर सी प्रशंसा होती, वह बहुत याद आती। सब कुछ पाकर भी क्या वह अपने जीवन से संतुष्ट है? अगर ये सच होता तो राजीव की चर्चा पत्र पत्रिकाओं में देखती पढ़ती वह व्याकुल क्यों हो उठती है? पिछले साल राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित राजीव का समाचार पत्र में प्रकाशित तस्वीर उसने आज तक छुपाकर क्यों रखा है? राजीव आज देश के नामी कलाकारों में से है। बम्बई में उनकी चित्र प्रदर्शनी ने धूम मचा दी थी। हर न्यूज़पेपर में उनकी चर्चा रहती है। ना जाने कितनी बार सुरेखा सोचती रही, क्या वह उसे अभी भी याद होगी? उसका बनाया वह तस्वीर इस घर में कभी ना आ सका। पिताजी का वश चलता तो उस तस्वीर को उसी दिन जला डालते, पर भैया विभोर ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया था। इतने सुंदर तस्वीर को बर्बाद करने से क्या फ़ायदा पिताजी? हमारी सुरेखा इस तस्वीर में हमारे पास हमेशा रहेगी। भैया की उस बात के लिए सुरेखा उनकी कितनी आभारी है। वह जब भी घर गई उस तस्वीर को निहारती रह गई। क्या राजीव के मानस में उसकी इतनी स्पष्ट छवि अंकित थी? नीरज ने एक पति की भूमिका ठीक नहीं निभाई, ऐसा वह नहीं कह सकती, पर मन का कोई कोना हमेशा अतृप्त कोरा ही रहा। ससुराल के उतने बड़े घर में परिवार की जिम्मेदारी निभाती बड़ी बहू सुरेखा की कविता, उसकी कवित्री ना जाने कब कहाँ गुम हो गई। उस घर में जहाँ मैगजीन और साहित्यिक किताबों की खरीद बेकार का खर्च माना जाता, वहाँ कविता लिखने पढ़ने की बात भी दिमागी फितूर भर होती। शुरू शुरू में सुरेखा का मन रो उठता, पर धीरे धीमे उसने अपने को उसी माहौल में ढाल लिया था। नेहा का जन्म उसकी नई संपूर्ण कविता थी।
बड़े प्यार जतन से उसकी देखभाल करती सुरेखा अपना अतीत भूल गई थी। उसके बड़े होने का एक एक पल सुरेखा ने जिया था। उसी बेटी ने कहीं पुरानी अलमारी में दबी उसकी वो कविता खोज निकाली थी जिस पर राजीव ने कविता की विरहणी की तस्वीर बनाई थी। नेहा का मुंह खुशी से चमक रहा था। माँ, ये आपकी कविता है? सच माँ, ये आपने लिखी थी? हाँ, पर तुझे ये कहाँ से मिली? ओह माँ, आप ग्रेट हो। इतनी अच्छी कविता आप लिखी थी माँ। अब आप क्यों नहीं लिखती? छोड़, ऐसी क्या अच्छी है? अब टाइम ही कहाँ मिल जाता है। सुरेखा संकुचित हो उठी थी। नहीं माँ, ये कविता तो बहुत ही अच्छी है। विश्वास नहीं होता। बचपन से बस आपको घर गृहस्थी के कामों में ही उलझा देखा। आप लेखिका हो। कांट बिलीव इट। अच्छा अच्छा, बहुत हो गया। आज कॉलेज नहीं जाना है? नहीं जाना है। पहले प्रॉमिस करो, आज आपकी सारी कविताएं खोजेंगी और फिर लिखना शुरू करोगी, तभी कॉलेज जाऊंगी। क्या करेगी उन कविताओं का? बुक्स छपवाऊंगी। भारत के महान कलाकार राजीव जी से आग्रह करूंगी कि आपकी कविताओं के लिए चित्र बनाएं। देखना, उनके चित्रों के साथ ये कविताएं बहुत ही फेमस हो जाएंगी। सुरेखा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। एक शब्द भी मुंह से नहीं निकला था। नेहा ने किस अधूरे सपने को जगा दिया था। उसे चुप देख नेहा डर गई थी। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं। अब चल जल्दी कर वरना कॉलेज में देर हो जाएगी। ओके, पर मेरा प्रॉमिस पूरा करना होगा। शाम को नेहा ने बड़े लाड से अपने पापा नीरज को सूचित किया था। पापा, हमारी मम्मी एक श्रेष्ठ कवित्री है। होगी, पता नहीं। पापा से जरा भी उत्साह न पा नेहा खींच उठी थी। सच पापा, आप तो पुलिस की नौकरी में रहकर बस हत्या, चोरी, डकैती को ही सोच सकते हैं। ऐसा ही होता है। शादी के बाद तू भी अपनी मम्मी जैसी ही हो जाएगी। नेवर। मैं अपने को हमेशा जीवित रखूंगी पापा। किसी के लिए अपने को ख़त्म नहीं करूंगी। सचमुच डॉक्टर नेहा के दिल में एक सुकुमार संवेदनशील लड़की हमेशा मुखर रही है। अब तेरी निभ चुकी, खूब निभेगी। मैं तो उसी से शादी करूंगी जो मेरे मन को समझ सके। सुरेखा, नेहा को तुम बिगाड़ रही हो। इसे किससे क्या बात करनी है नहीं जानती। लाख पढ़ लिख ले, पर है तो लड़की ही। बाप के सामने अपनी शादी के बारे में बात करने की हिम्मत कैसे हुई? संभालो इसे, वरना। गुस्से में तमतमाते हुए वे आगे कुछ ना कह सके थे। सुरेखा डर गई थी। पहले दिन से ही उस पुरुष का शुष्क स्वभाव वह जान गई थी। पति के अधिकारों का प्रयोग करते उसने सुरेखा की भावनाओं की परवाह कभी नहीं की थी। उस नीरस व्यक्ति के साथ सुरेखा ने जीवन भले ही काट लिया था, पर उसका मन पुलकित शायद ही कभी हुआ हो। वैसे दुनिया वालों की नज़रों में सुरेखा बहुत ही किस्मत वाली थी। बेटे की कमी नीरज को हमेशा खटकती रही, पर लाख पूजा पाठ के बाद भी नेहा के बाद उनकी कोई औलाद ना हो सकी। अब तो बेटी ब्याहने लायक थी। उसकी शादी के बाद नाती का मुंह देख ले तो जीवन सार्थक हो जाए। सच तो यह था कि उस माहौल में जीती सुरेखा ने जाने अनजाने अपने को उन्हीं तौर तरीकों में ढाल लिया था। उसके मन की कविता रूपी नदी सूख गई थी, पर उसके लिए भी उसने किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया था। शायद लड़कियों की नियति यही होती है। नेहा की बातों से शुद्ध सुरेखा को नींद नहीं आ रही थी। अतीत दोहराती सुरेखा अचानक चौंक उठी थी। माँ बाप ही बेटी के लिए सुपात्र खोज सकते हैं, क्या ये बात सच है? अगर राजीव से उसका विवाह हुआ होता तो क्या मन से वह यूं रोती रह जाती? नीरज ने उसका शरीर जरूर पाया, पर उसके मन में झांकने की क्या कभी जरूरत समझी थी? क्या उसके माता पिता का निर्णय ठीक था? अपने लिए राजीव की आंखों में ढेर सारी चाहत, प्यार और प्रशंसा की मिलीजुली चमक तो उसे जीवन में बस एक बार मिली थी। उस पूंजी को उसने अपने दिल की गहराइयों में दबा उसके अस्तित्व को भुलाने की लाख कोशिश की, पर जब तक वो चाहत भरी आंखें उन गहराइयों से उभर सुरेखा को मुग्ध करती रही है। पत्नी माँ बनकर भी सुरेखा राजीव को भुला नहीं सकी। ना जाने कितनी बार कितनी जगह अनजाने ही वह सोचती रही, अगर नीरज की जगह राजीव होता तो। सुरेखा पूरी तरह जाग चुकी थी। अपने माता पिता की जिद को उसने हमेशा गलत ठहराया। आज माँ के रूप में वह खुद भी वैसी ही जिद ठाने बैठी थी। उसके अपने मन का जो कोना खाली रह गया, ईश्वर ना करे नेहा के मन का कोई भी कोना खाली रहे। अगर नेहा का मन पति के प्यार मान की चाहत से लहलहा न सका तो क्या वो सह सकेगी?
नेहा कितनी भावुक है, उसे तो संवेदनशील पति ही समझ सकता है। हो सकता है अभय में उसने वो सब देख पा लिया हो जो कभी सुरेखा ने राजीव में पाया था। सुरेखा को बेटी का साथ देना ही होगा। नीरज के विरोध को वह ढाल बनकर झेल लेगी, पर नेहा के निर्णय पर खरोच भी न आने देगी। नेहा को किसी के लिए जबरन समर्पित नहीं किया जा सकता। अपनी जिंदगी अपनी तरह जीने का हक उसे मिलना ही चाहिए। पास सो रहे नीरज की ओर से करवट बदल सुरेखा ने सुबह के इंतजार में आंखें मूंद ली थी। तो दोस्तों, यही कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।